नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं अंशुल गुप्ता, आपका जीके जीएस का साथी। दोस्तों, कल हमारा पहला पार्ट आया संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, और उसके बारे उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास है, और दुनिया में कहाँ मौलिक अधिकार सबसे पहले आए, और डेमोक्रेसी में मौलिक अधिकार लाने वाला पहला देश कौन था, और भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किसने सबसे पहले करी। और जब हमने कल वीडियो छोड़ी थी तो वहां पर आपसे एक डिस्कशन हुआ था कि भाई ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार होते थे। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और किसके रूप में रखा गया, मात्र एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। दोस्तों, कल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई संपत्ति का अधिकार क्या था और इसे ऐसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये क्या है, उसके बारे में सारा डिस्कस करते हैं। और मौलिक अधिकारों के पार्ट 2 पर, वीडियो के पार्ट 2 पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो पहले से पहले आपके पास पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो 2 और संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार पार्ट 2। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें संपत्ति का अधिकार, तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार था, ये किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में राज्य के हस्तक्षेप, अगर राज्यों को कोई हस्तक्षेप होता था तो उसे न्यायिक सुरक्षा की गारंटी देता था। न्यायालयों के द्वारा इस अधिकार को बहुत महत्व दिया जा रहा था। और किसी भी सरकार को, राज्य मतलब कोई भी सरकार थी, उसको कुछ भी कार्य के लिए कोई भी प्रॉपर्टी की जरूरत होती थी तो कोई भी व्यक्ति क्या होता था कि भाई न्यायालय की सीधी शरण में जा सकता था और न्यायालय उस व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करता था। लेकिन 1978 में जब इसे 44वां संविधान संशोधन लाया गया और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, तब इसको कहां पर रखा गया, अनुच्छेद 300 में रखा गया और वहां इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। हालांकि और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भाई सरकार को अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी विकास कार्यों के लिए किसी की संपत्ति की, तो वो निजी जो संपत्ति होगी किसी भी व्यक्ति की कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि जबरदस्ती नहीं, कानूनी प्रक्रिया बनाई गई। हाँ, संपत्ति को अधिग्रहण के लिए कानूनी प्रक्रिया बनाई गई। जबकि पहले मौलिक अधिकार में था कि भाई सरकार को बड़ी दिक्कतें होती थी मौलिक अधिकार होने पर कि भाई सरकार भूमि को अधिग्रहण नहीं कर पाती थी। मान लीजिए सरकार को सड़क बनानी है, मान लीजिए सरकार को रेलवे लाइंस बिछानी है या और भी कुछ विकास के कार्य करने हैं और किसी प्रॉपर्टी की जरूरत हो रही थी, तो वो आदमी वहां पर अड़कर खड़ा हो गया कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मैं नहीं दूंगा। और न्यायालय भी कहता था कि भाई इसका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और इसकी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं अधिग्रहित की जा सकती, तो सरकार को बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से 1978 में क्या हुआ कि भाई 44वां संविधान संशोधन आया और उस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भाई मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 के F पार्ट में थे, उन्हें वहां से हटाया गया और हटाकर कहां पर रखा गया, अनुच्छेद 300 में रखा गया, जिसे एक कानूनी प्रक्रिया, एकमात्र कानूनी अधिकार का ही दर्जा दिया गया। और उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर सरकार को विकास कार्यों के लिए किसी की संपत्ति की जरूरत है, भूमि अधिग्रहण करनी है, तो वो उसको क्या कर सकती है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अधिग्रहित कर सकती है। तो ये थी कहानी मौलिक अधिकार था हमारा जो 7वां संपत्ति का मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। उसको कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे संपत्ति के अधिकार सहित। लेकिन 1978 में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार रह गए, 6। और वर्तमान तक हमारे संविधान के भाग 3 में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। और संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 में है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहां पर है, वर्तमान में अनुच्छेद 300 में। और क्या है ये, यह वर्तमान में मात्र एक
कानूनी अधिकार है। चलिए, ये तो बात हुई संपत्ति के मौलिक अधिकार की कहानी की। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर। कल मैंने डिस्कस करा था कि भाई संविधान का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा की कहानी आपको राजा जॉन वाली बात बताई थी 1215 में इंग्लैंड में। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये शुरू कहां से होता है? हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 36 तक जाते हैं। जबकि एक एक मौलिक अधिकार पर हम जब चर्चा करेंगे तो देखिए, सबसे पहले समानता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में, उस पर भी चर्चा होगी। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, उस पर भी चर्चा होगी। और पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा कौन सा? सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, उस पर भी चर्चा होगी। और छठा मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था भारत के संविधान के हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस पर भी चर्चा होगी। और एक बात का ध्यान रखना, अनुच्छेद 31 से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ये इस पर चर्चा हो चुकी है। तो बच्चों, एक एक अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों की, लेकिन आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो भाई अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अभी राज्य की परिभाषा क्या है भाई? अगर हम राज्य की परिभाषा का डिस्कस करें तो देखिए, राज्य में क्या आता है कि भाई भारत की सरकारों का वर्णन आता है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्तर की सरकार हो, उसके बारे में इसका वर्णन है। मतलब भारत में चाहे के, और यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चाहे कोई भी स्तर की सरकार हो या कोई भी संस्था हो, किसी भी प्रकार से भाग 3 में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या है, उल्लंघित नहीं कर सकती है, मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, जब तक देश में कोई विशेष परिस्थिति ना बनी हो। ठीक है, आपातकाल वाली बात वो अलग है। और अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई मौलिक अधिकारों को असंगत बनाने के लिए अगर कोई भी कानून बना होगा, यानी जो मौलिक अधिकारों को चैलेंज कर रहा है एक तरह से, तो उसको क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और न्यायालय उसको क्या मानेगा? उस कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानेगा। ठीक, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 और 13 की बात हुई। अब हम बात करते हैं पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का मौलिक अधिकार, और यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगर इसी में डिस्कस करा, अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। मतलब क्या है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक कानून के समक्ष बराबर है। भारत का कानून किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और किसी भी लिंग का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, भारत का कानून सबके लिए एक समान है। ये हमारी सीधी बात लिखी है अनुच्छेद 14 में। और बच्चों अगर बात करें, एक तरफ तो हमारे इसके एक अपवाद भी हैं, एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष एक समान है और भारत का कानून किसी के सामने कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में दो पोस्ट ऐसी हैं जब तक उन्हें वे अपने पद पर है उनके खिलाफ कोई सिविल कार्यवाही नहीं होती है। पहले उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, तब उनके खिलाफ सिविल कार्यवाही होगी। और वे दो पोस्ट कौन सी हैं बच्चों? राष्ट्रपति और राज्यपाल की। जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बैठे हैं तब तक कोई भी सिविल कार्यवाही नहीं होगी। पहले उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद कोई सिविल कार्यवाही होगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में सीधी स्पष्ट रूप से बात लिखी है, धर्म, जाति, लिंग
के आधार पर सरकारी नौकरियों के आवंटन में कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थात सबको सरकारी नौकरियों के समान अवसर मिलेंगे। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद देखिए, एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि भारत का जो कानून है वो सरकारी नौकरियों के आवंटन में कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ ही एक साफ बात लिखी हुई है, एक साफ बात हमारे कानून में दिखती है। क्या है? जातिगत आरक्षण व्यवस्था है ना, SC ST OBC जो अनुच्छेद 16C में है वो वहां पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये इसका अपवाद है कि भाई एक तरफ तो सबको नौकरियों में समानता के अवसर है, लेकिन दूसरी तरफ जातिगत आरक्षण व्यवस्था, इसका आप अपवाद कह सकते हैं। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता अंत, यानी किसी भी व्यक्ति पर जो अनटचेबिलिटी है, यानी किसी भी व्यक्ति को केवल उसके किसी जाति विशेष के आधार पर छूने से मना करना एक दंडनीय अपराध है। आप किसी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से हमारे कानून में, हमारे संविधान में क्या है? प्रोहिबिटेड है, मना है। ठीक, तो दोस्तों आज अनुच्छेद 17 तक रखते हैं, कल आगे बात करते हैं। और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका GK GS का साथी आपकी जानकारी के लिए हमेशा साथ रहेगा, आपका साथी अंशुल गुप्ता। और इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओगे, मैं उतनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास वीडियो लाऊंगा। और कल को मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 की वीडियो आपके पास आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।